नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा को लेकर। यहाँ पर हम आपको इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आपके लिए लगातार वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई होप कि दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आपको ये अन्य एग्जाम में भी मदद करेगा। लाइक अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं, केंद्रीय विद्यालय या फिर ऐसे एग्जाम जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसके अलावा एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी में भी दोस्तों प्रवक्ता के फॉर्म आने वाले हैं। उत्तराखंड एलटी, सभी जगह दोस्तों आपके लिए ये चैनल फायदेमंद होने वाला है। तुरंत इस चैनल के संग दोस्तों जुड़ जाइए। इसके अलावा कुछ छात्रों की क्वेरी आ रही थी हमारी लास्ट जो कुछ क्लासेस अपलोड हुई हैं, 4 क्लासेस दोस्तों हमने अपलोड कर दी हैं उसको लेकर, क्योंकि वहाँ पर ऑटो डब्ड का ऑप्शन एनेबल्ड है तो फिर उनको एआई जनरेटेड वॉइस सुनाई दे रही है। यानी कि जो हमारी जो ये वीडियो है उनकी ओरिजिनल वॉइस ना सुन के वहाँ पर एआई जनरेटेड वॉइस यानी कि इंग्लिश में वॉइस आ रही है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कि जब भी आप वीडियो को ओपन करें, साइड में दोस्तों आपके 3 डॉट्स होते हैं, उसको ओपन करें। सेटिंग ऑप्शन में जो इंग्लिश है लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर दें हिंदी में। तब आपको दोस्तों ओरिजिनल वॉइस में ही जो हमारी वीडियो की ओरिजिनल वॉइस है यानी कि मेरी वॉइस, तो उसमें दोस्तों आपको जो क्लासेस हैं वो सुनाई देंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे से जो हम आज से वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, आज से तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम ऑटो डब्ड का जो ऑप्शन है उसको हम डिसेबल्ड करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले ऑटो डब्ड का जो ऑप्शन था वो इनेबल्ड था, तो अब तो वो हो चुकी है अपलोड, तो उसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आप उस क्लास को देखें तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। ये आपकी जो स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस उसमें प्रॉब्लम आएगी, अब आगे को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैंने जो आपको जो ट्रिक्स बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है सभी में, एआई जनरेटेड वॉइस आ जा रही है, ऑटो डब का ऑप्शन एनेबल्ड आ रहा है पहले से ही। ठीक है, तो वीडियो जब हम अपलोड करें तो ऑलरेडी क्या हो रही है, दूसरे की वॉइस यानी कि एआई जनरेटेड वॉइस वहाँ पर सुनाई दे रही है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों हमारा एक चैनल है जिसका नाम है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, प्राइमरी चैनल है हमारा। तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है और यहाँ पर आपको हमारे बहुत बेहतरीन कोर्सेज बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे रिलेशन, एंड रिलेशन में दोस्तों हमने आपको सबसे पहले रिलेशन क्या होता है वो बताया, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया था। सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन को एक बार देखें कि हमने कैसे पढ़ा था भाई। इफ ए बी अगर एलिमेंट है किस रिलेशन का, देन बी ए बी अगर एलिमेंट है आर का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी ए एलिमेंट ऑफ आर, देन ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो आप समझ लीजिए कि भाई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट होंगे आर के, और देन ए बराबर अगर बी हो जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, देन इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो दैट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन से आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है एंड बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर है, देन ऑल्सो आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन दोस्तों आपका क्या होता है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में दोस्तों आपको पता है भाई, अगर आई है, जैसे मान लेते हैं ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, उसके अलावा और किससे जुड़ेगा नहीं हो। यहाँ पर इसके एलिमेंट इस तरह से होंगे। तो होगा क्या कि दोस्तों आइडेंटिटी रिलेशन में वही कंसेप्ट है कि अगर ए बी एलिमेंट है मान लेते हैं आर का, बी ए एलिमेंट है आर का, ठीक है, उल्टा सीधा दोनों है, तो ए बराबर बी है। तो आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट में तो ऐसा होता ही है, ए कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड ए बराबर है, वो तो होता ही होता है। तो एंटी सिमेट्रिक है। एट द सेम टाइम दोस्तों ये सिमेट्रिक भी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है भाई। अगर ए बी एलिमेंट है आर का तो बी ए भी है। इसका मतलब आई ए है, तो मतलब आई ए का जो एलिमेंट है ए कॉमा ए है, तो ए कॉमा ए बी एलिमेंट है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो ध्यान रखना दोस्तों की जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, साथ ही साथ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूं, यूनिवर्सल रिलेशन दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों जिसमें ए क्रॉस ए को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में दोस्तों अगर मान लेते हैं ए में सिंगल एलिमेंट है, लाइक इसमें केवल सिंगल एलिमेंट है, तो भैया ए क्रॉस ए क्या होगा भैया, इसमें एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा ए। तो दोस्तों ये वाला जो रिलेशन है ये तो आपका दोस्तों क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है।
ओके। लेकिन जैसे ही अगर ए में 2 एलिमेंट हो गए या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो गए, फिर ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, एंटीसेमेटिक रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि ए और बी बराबर नहीं होंगे। ए और बी बराबर नहीं होंगे तो फिर अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा, भाई आपको पता होगा कि लास्ट टाइम कैसे बताया था, कैसे निकालते हैं, ये ए से ए रिलेटेड है, बी से बी रिलेटेड है, तो यहाँ से इस तरह से बनेगा भैया, क्या क्या बनेगा, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी ना। नाउ यू कैन सी दैट कि भैया ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी कॉमा ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, बट यहाँ पर है कि भैया ए और बी बराबर नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। लेकिन ये सिमेट्रिक जरूर है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा इन केस अगर ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट वाला होगा तो ये तो भैया आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा, तो वो तो आपका एंटीसिमेट्रिक होता ही होता है। ऐसे देखेंगे जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि भाई x इज रिलेटेड टू y, x डिवाइड्स y फॉर ऑल x y इज द एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक तरह से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि भैया अगर जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक रिलेशन है कि भाई x डिवाइड्स y और x और y दोनों के दोनों आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को दोस्तों फॉलो करता है, क्योंकि एक्स वाई अगर मान लेते हैं रिलेशन का एलिमेंट है एंड वाई एक्स भी रिलेशन का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि x क्या करता है, y को डिवाइड करता है और y डिवाइड करता है x को, और दोनों के दोनों आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 101% क्या होंगे, x और y क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर मान लेते हैं कोई रिलेशन है ऑन द नेचुरल नंबर इस तरह से कि x y को डिवाइड करता है और y डिवाइड करता है x को, और एक्स वाई अगर एलिमेंट है आर का एंड वाई एक्स एलिमेंट आर का, ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आपके दोनों के दोनों अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्स वाई एलिमेंट आर का फिर हम चेक करें कि भाई वाई एक्स है या नहीं है, यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक में ये होता है कि इफ बोथ आर द एलिमेंट ऑफ आर तो देन x बराबर y होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है। अब आप देखिए भाई कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के केस में आप जानते ही दोस्तों कि अगर x क्या करता है, y को डिवाइड करता है और y डिवाइड x करता है, तो x और y बराबर ही होंगे, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 और 4 बराबर नहीं है। तो इस केस में ये होगा भाई 2 डिवाइड 2 को करेगा, 2 डिवाइड 2 को करेगा, तो 2 बराबर 2, इस तरह से दोस्तों समझना है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। वहीं अगर मान लेते हैं कि ये x और y अब नेचुरल नंबर ना होके इंटीजर बन जाए, यानी कि अगर जो रिलेशन है ऑन z हो जाए, यानी कि इंटीजर्स की मैं बात करूं, तो फिर इस केस में दोस्तों एंटीसिमेट्रिक नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर है एंड वाई एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर है, सो वी कैन नॉट से कन्फर्मली दैट कि x बराबर y, वी कैन से दैट x डज नॉट इक्वल टू y। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि भैया 2 डिवाइड्स -2 एंड -2 डिवाइड्स 2, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। कहने का मतलब है 2, -2 is the element of R, -2, 2 is also the element of R, but 2 दोनों ये 2 -2 को डिवाइड करता है, -2 2 को डिवाइड करता है, बट दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों दिखा रहे भाई फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a is related to -a, -a is related to a, but a does not equal to -a। इसी तरह से स्टूडेंट ये देखेंगे कि जो रिलेशन है लेस देन इक्वल टू, ये भी दोस्तों आपका क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। भैया अगर जैसे मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ x इज रिलेटेड टू y, सो x इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, बिकॉज वी नो दैट कि अगर एक्स वाई एलिमेंट है r का एंड वाई एक्स इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ r, तो इसका मतलब है कि x इज लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि दोनों से क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों आपके एलिमेंट होंगे r के, तो अगर ये रिलेशन है कि भैया a इज लेस देन इक्वल टू b, b इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर b हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों एलिमेंट है r के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लेते हैं आपके पास S एक नॉन वाइड सेट है, और मान लेते हैं कि रिलेशन है ऑन पावर सेट ऑफ S, यानी कि S के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबका सेट, और इसमें दोस्तों अगर आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई ए बी एलिमेंट है R का, यानी कि PS के एलिमेंट होंगे A, B आर द एलिमेंट ऑफ PS, और ये ए बी किस तरह से रिलेटेड है कि A सबसेट ऑफ B। तो कहने का मतलब है कि इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ R एंड B इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R, मान लेते हैं दोनों के दोनों एलिमेंट हैं, तो B इज द एलिमेंट ऑफ R का क्या अर्थ है कि भाई B इज द सबसेट ऑफ A, सो A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A, सो A बराबर क्या हो जाएगा B, जैसे कि बाय द सेट थ्योरी हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये रिलेशन भी दोस्तों आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब दोस्तों हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर कोई भी रिलेशन है ऑन द सेट A इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो कोई भी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों कब कहलाएगा, अगर वो दोस्तों
रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसको ध्यान रखना है कि दोस्तों हमने तीन रिलेशन के बारे में दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था पिछली क्लास में। तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ क्या है? रिफ्लेक्सिव का अर्थ ये है कि अगर A इज द एलिमेंट ऑफ A है तो A कॉमा A क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ R का होना चाहिए। फॉर ऑल, कोई भी अगर A का एलिमेंट है तो A कॉमा A भी क्या होना चाहिए? R का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका सिमेट्रिक का मतलब यही है कि भाई अगर A भी एलिमेंट है R का, देन BA भी एलिमेंट होना चाहिए R का। ठीक है। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, देन ए बराबर बी, ये समझेंगे। ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि भाई इफ ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी एलिमेंट है आर का, तो ए सी भी क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए आर का। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो इसके बारे में तो दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में। अब स्टूडेंट दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या है? आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल in a plane defined by L1 L2 is the element of R, line L1 is parallel to L2, so that this is an equivalence relation। देखिए अब आपके पास दोस्तों रिलेशन ये इस तरह से है कि भैया पहले तो मान लेते हैं L कोई सेट है जो कि बेसिकली जितनी भी लाइंस हैं प्लेन पर उन सबका दोस्तों सेट है। तो मान लेते हैं L1 L2 क्या है? L के एलिमेंट है। अब ये कह रहा है कि L1 इज रिलेटेड टू L2 कब? जब L1 एंड L2 आपस में क्या हो? पैरेलल। यानी कि सिंपल सी बात है, दो लाइन आपस में रिलेशन में कब होंगी? जब वे आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि L1, L2 रिलेशन का एलिमेंट तभी होगा जब L1 क्या होगा? पैरेलल होगा L2 के। तो हमें ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम जानते हैं कि दोस्तों L1, L1 इज रिलेटेड टू R, मतलब कहने का मतलब है इट इज द एलिमेंट ऑफ R बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन क्या होती है? अपने पैरेलल होती है। ठीक है। सो फॉर ऑल L1 इज द एलिमेंट ऑफ L, यानी कि कोई भी आप इस L का कोई भी एलिमेंट आप उठा के देख लीजिए तो आपको पता है कि हर लाइन क्या होती है? अपने पैरेलल होती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में दोस्तों हम जानते हैं कि L1 L2 मान लेते हैं एलिमेंट है R का, तो इसका इंप्लाइज क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है। तो क्या L2, L1 भी R का एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि L2 इज पैरेलल टू L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या है? L1 के पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। सिंपल सी अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझे, L1, L2 एलिमेंट है R का, तो L2, L1 भी एलिमेंट होगा R का। अब बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव में दोस्तों हम जानते हैं कि भाई अगर L1 L2 एलिमेंट है R का एंड L2, L3 एलिमेंट है R का, यहाँ पर L1 L2 L3 ये तीन लाइन है किसकी? L की। ठीक है। तो फिर इस केस में क्या L1 पैरेलल होगा L3 के? बिल्कुल होगा। ठीक। वी नो दैट L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, हेंस L1 इज पैरेलल टू L3। सो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब क्योंकि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों जैसे कि रिलेशन है इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये भी आपका क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हर जो ट्राइंगल होता है वो अपने ही क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यानी कि ये दोस्तों क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरी बात है कि अगर एक ट्राइंगल है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 1। ओके। यानी कि एक ट्राइंगल अगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला पहले वाले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3, तो एंड ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3। भाई अगर एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के है, तो भाई पहला वाला तीसरे के हो जाएगा। तो यानी कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद देखिए एक और, जैसे चेक ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर एन एस, देखना है हमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को चेक करना है। देखिए क्या है? सबसे पहले इज रिलेटेड टू बी इफ बी इज डिविजिबल बाय, यानी कि जब ए क्या करेगा? बी को डिवाइड करेगा। ठीक है। इसको चेक करना है। और जहां पर ए बी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नाउ वी नो दैट कि हर नंबर क्या करता है? अपने को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है, 100% रिफ्लेक्सिव है। दूसरी मैं बात करता हूँ कि ए डिवाइड्स बी, इट डज नॉट इम्प्लाइज बी डिवाइड्स ए। भाई सिंपल सी बात है, अगर ए बी को डिवाइड करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि बी ए को डिवाइड करेगा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर।
ऑब्वियसली बात है कि ए और बी बराबर नहीं है, तो फिर 101% तो हो ही नहीं सकता। दो डिफरेंट नेचुरल नंबर है, तो एक अगर दूसरे को डिवाइड करता है, दूसरा पहले वाले को कैसे डिवाइड कर देगा, तो ये आपका 101% सिमेट्रिसिटी तो नहीं है, ठीक है। इसका तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में हम देखते हैं भाई ए क्या करता है, बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है। तो क्या ए सी को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। जैसे ए अगर बी को डिवाइड करता है तो ए कैन बी रिटन एज बी लैम्डा 1, ओके, मतलब कि बी कैन बी रिटन एज ए लैम्डा 1। भाई आप ऑब्वियसली बात है बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सी क्या सी को कौन डिवाइड कर रहा है, बी कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं लैम्डा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा बी लैम्डा 2, ठीक। यहाँ पर से आप बी की वैल्यू रख दीजिए, सी बराबर हो जाएगा ए लैम्डा 1 लैम्डा 2। यहाँ पर से आपने बी की वैल्यू है वो ये पुटअप कर दी, तो आप देख सकते हैं कि सी बाई ए क्या आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, एक और नेचुरल नंबर आ जाएगा लैम्डा 3। इसका मतलब है कि जो ए है वो क्या कर देगा, सी को डिवाइड कर देगा। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ए बी एलिमेंट है आर का, बी सी भी एलिमेंट है आर का, तो ए सी भी क्या होगा, एलिमेंट होगा आर का। तो भैया ये आपका ट्रांजिटिव तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जरूर है, सिमेट्रिक नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखें, ये देखिए एक और रिलेशन है L1 रिलेटेड टू L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। जहाँ पर L1 L2 क्या है, स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन है। तो क्या ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? तो अगर आप सबसे पहले देखें रिफ्लेक्सिविटी की, तो रिफ्लेक्सिव में दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी लाइन अपने पे परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो L1 L1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ S मान रखा है रिलेशन को, तो इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ S, क्योंकि कोई भी लाइन अपने पे कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि L1 L2 एलिमेंट S का, तो L2 L1 भी क्या होगा, S का एलिमेंट होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी क्या होती है, L1 पे परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। तीसरी बात देखें कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि L1 L2 एलिमेंट है S का, एंड L2 L3 भी एलिमेंट है S का। कहने का मतलब है कि L2 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? अब आप देखिए L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 मान लेते हैं परपेंडिकुलर है L3 पर, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर? नहीं भाई, ये तो पैरेलल हो गया, एक प्लेन की बात हो रही है, 3 डायमेंशन की बात नहीं हो रही दोस्तों। तो प्लेन पर तो दोस्तों यही होता है, तो इसका मतलब है कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ओके। सो L1 L3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ S। ध्यान रखना दोस्तों किसकी बात हो रही है, ये आपकी एक प्लेन की बात हो रही है। 3 डायमेंशन में तो चल जाएगा, 3 डायमेंशन में तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि x इज परपेंडिकुलर टू y, y इज परपेंडिकुलर टू z, सो x इज आल्सो परपेंडिकुलर टू z, तो वो 3 डायमेंशन में चल जाता है। बट यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर हम प्लेन की बात करें, यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात हो रही है। तो 2 डायमेंशन के केस में तो क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, बाकी ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।